हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सदव, देन वी हैव रेशा, आशीष, अंबिका, अमित, प्रणय एंड जितने भी लोग प्रेजेंट हैं। जल्दी से दो चीज कंफर्म कर दो, एक तो आवाज, दूसरी स्लाइड। क्या इट इज क्लियर? तो संजू, विनीत, अविनाश, अंकित, आदि, माही, संजू, ऑल ओके, राइट। सो गाइज, आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें से मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा ही पार्ट स्टार्ट हो पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है। बट हमेशा की तरह जो भी हम लोग सब पढ़ेंगे वो पहले मैं बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। पहले हम लोग एक माहौल तैयार कर लेंगे जैसे समझ में आएगा एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिसिटी टर्म आया है, इसको समझाने से पहले विवेक बाबा, समीर, सलोनी, आप सब लोगों के लिए एक एनिमेशन है, जरा यहाँ पर देखते हैं। क्या कह रहे हैं सर, आपकी वीडियो नहीं चल रही है। सलोनी एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा, फिर आपको वीडियो दिखाई दी जाएगी क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रहा है ना। तो अब गाइस, आप लोगों के लिए एक एनिमेशन है जो मैं कल आपको दिखाना चाहता था। 1 to 6 संजू, कुमकुम, जस्ट हैव अ लुक एट हियर। सर, एक टीवी में ऐड आती थी हेवल्स की, याद है? लगा 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 शौक लगा। सो बेसिकली जब भी हम लोग ये करंट की बात करते हैं या फिर ये झटका जो लग जाता है, ये बेसिकली करंट लगता कैसे है और एग्जैक्टली ये विद्युत ऊर्जा जो हम कहते हैं करंट बोलते हैं, ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो आइए सर इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए, यहां पर ये व्यक्ति खड़ा है, इसने डोरबेल को प्रेस किया और जैसे ही प्रेस किया इसको करंट लग गया। अब इसका मतलब समझते हो बैक एंड पर क्या हुआ है? तो आप लोगों में से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए तो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, अच्छे से हम जानते हैं। जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स नहीं है, उन लोगों को बिल्कुल बेसिक भाषा में आपको समझाना चाहूंगा एक एग्जांपल के साथ। सो सर, एक शब्द है जो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, फिर हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों से पूछूंगा। आप लोगों ने ये शब्द सुना है बहुत बार, और जैसे ये शब्द देखते हो हमारे दिमाग में क्या चीज क्लिक करती है? करंट। अरे भाई साहब, इसका मतलब तो ये बिजली की बात हो रही है। प्लीज याद रखना, करंट और इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पर राहुल, माही, प्राची, प्लीज रिमेंबर, हम लोगों के दिमाग में जो धारणा है कि भाई साहब करंट और इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज है, नो, इट इज नॉट सेम थिंग, इट इज डिफरेंट। अब डिफरेंट कैसे है? तो एक क्वेश्चन था जो कि एएलपी का पूछा हुआ था। बाकी लोग यहां पे जरा गौर फरमाइएगा। हुआ क्या, हम लोगों को जो कुछ लोग बच्चे जो इंजीनियर्स वाले हैं उनको पिंकी मैम ने पढ़ाया होगा, जो एसएससी वाले हैं उनको आशु सर ने पढ़ाया होगा, आशुतोष सर ने, राइट। सो ये जब ज्योग्राफी वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा तो ज्योग्राफी में एक शब्द दोनों ही लोगों ने पढ़ाया होगा आपको, वाटर करंट करके, ऐसा करके कुछ होगा, वाटर करंट। और वाटर करंट अगर नहीं सुना होगा तो आप लोगों ने एक और शब्द सुना होगा जहां पे हम लोग ओशन के करंट्स की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो वाटर करंट लिखा है क्या इसका मतलब ये है कि पानी में करंट लग गया है? या फिर अगर मैं ओशन करंट की बात करूं, क्या ये ऐसा होता है कि समुद्र में करंट लग रहा है? नहीं। यहां पर प्लीज समझिएगा बेटा, करंट का मतलब क्या होता है? यहां पर करंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्लो है, यानी कि बहाव। आप कहेंगे सर बहाव, फ्लो मतलब ये पल्ले नहीं पड़ा, तो आइए सर इसको भी पल्ले पढ़वाते हैं। तो देखो, हमारे आके बाबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है यहाँ पे। अब देखिए, वो डिस्टिल वाटर में फ्लो नहीं करता, वो सही बात है, लेकिन वो बाद में आएंगे। पहले यहाँ पे समझो, पहले करंट क्या होता है ये तो समझ में आए। तो सर मैं आप लोगों को एक झरने का एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग कभी ना कभी किसी ना किसी हिल स्टेशन पे जरूर गए होंगे, राइट। कुछ लोग तो सर उत्तराखंड से हैं तो हिल स्टेशन पे रह ही रहे हैं तो रोजाना देखते होंगे। मैं यहाँ पर एक झरने का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक झरना है जहां से पानी गिर रहा है, देखिए ये सर झरने से पानी गिर रहा है, राइट। तो यहां पर सर क्या हो रहा है, झरने से पानी गिर रहा है, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, मैं बात कर रहा हूं सर वाटर के फ्लो की, यानी कि मैं पानी के बहाव की बात कर रहा हूं, जहां पे हम धारा शब्द इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। तो यहां पे जो धारा शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे, या फिर मैं बोल दूं करंट का, अब हम लोग लिंक कर पाएंगे। तो गुरुजी ये देखो क्या है, ये आपका फ्लो ऑफ वाटर है। क्या है? पानी का बहाव। तो फ्लो ऑफ वाटर क्या कहलाता है सर? इसी को हम लोग वाटर करंट के नाम से जानते हैं। यानी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं ना कि धारा। तो बेसिकली यहां से लिंक करो। तो वाटर करंट का मतलब क्या हुआ? पानी का बहाव या फिर फ्लो ऑफ वाटर। हिंदी और इंग्लिश वाले अब समझ में आया। अब यहीं पे सर मैं आप लोगों के लिए एक शब्द लिखता हूं, इलेक्ट्रिक करंट। अब आप लोग शायद लिंक कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट लिख रहा हूं या फिर मैं ऐसे लिख दूं, विद्युत धारा। तो गाइज अब मेरे ख्याल से आपको हल्का हल्का आइडिया लगा होगा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैंने जैसे बोला सर पानी का बहाव यानी फ्लो वाटर, वाटर करंट है, इसी प्रकार से विद्युत धारा भी कुछ होता होगा। तो आप कहेंगे सर यहां पे क्या हो रहा है, विद्युत का फ्लो हो रहा है। यस, अब यहां पे समझना, मैं यहां पर बोलूंगा सर किसका फ्लो होगा। अब यहां पर हम लोग चार्जेस के फ्लो की बात करेंगे। सर क्या बोला आपने? चार्ज। आइए सर ये भी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर?
जैसे पानी का बहाव वाटर करंट, वैसे ही सर आवेश का बहाव, किसका? आवेश का बहाव बोले तो फ्लो ऑफ चार्ज। अभी मैं चार्ज वाले पार्ट पर भी आऊंगा, लेकिन मैं बहुत स्लो मोड पे जा रहा हूं जिससे आप सारी चीजें लिंक कर पाए। तो सर जैसे पानी का बहाव वाटर करंट था, वैसे ही सर आवेश का बहाव इलेक्ट्रिक करंट है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, राइट? अरे हाँ, कुछ लोग तो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स में, तो वो लोग तो लिंक कर पा रहे होंगे। तो सर इतनी भावनाएं तो हमको समझ में आई। अभी कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो भी थोड़ी देर में चलेंगे। यहां तक पहले बताओ, क्लियर क्लियर है? देखो दीपांशु ने और बाकी बच्चों ने फॉर्मुला बताया, क्यू बराबर आई टी, बिल्कुल सही। अब देखिए सर, अब ये जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आवेश या फिर चार्ज, ये कितने प्रकार के होते हैं सर? तो मधुमिता, साहिल, माही, शिवांगी, श्रेय, बेटा चार्ज भी अब दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सर ये हो सकता है धनात्मक हो, जो इंग्लिश वाले हैं सर, इट कैन बी पॉजिटिव। सर हो सकता है ये ऋणात्मक हो, यानी कि इट कैन बी नेगेटिव। तो सर चार्जेस आपके यहां तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। यहां तक हमको बात समझ में आ गई है? मेरे ख्याल से यहां तक किसी को भी डाउट नहीं है। और मैं जानबूझ के सर स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, प्लीज जहां पर भी समझ में ना आए वहीं की में टोक देना, क्योंकि कुछ बच्चे ना लेट ज्वाइन करते हैं, फिर उनको लास्ट में लगता है सर आप पूरा बता दो, तो पूरा बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं यहाँ तक मान के चलूं, छोटा से छोटा कोई भी डाउट नहीं है। सुलेखा, अनुज, मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज कुछ कह रहे हैं सर एटमोस्फेयर यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ना भी डाउट वाले सेशन ले लेंगे 2 मिनट। यहाँ पर जो मैंने बताया इसमें बताओ कोई डाउट है मनोज बाबा? ठीक है। अब सर देखिए, ये जो मैंने चार्जेस बोले, ये चार्जेस आपके दो टाइप के होंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। अब सर यहां पर किस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, किस डायरेक्शन में आपका नेगेटिव चार्ज जा रहा है, इस वाले पार्ट पर चलते हैं। तो देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है सर, अगर आपका धनात्मक आवेश किसी भी दिशा में जा रहा है, यानी कि सर जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आता है, प्लीज याद रखना कि यहां पर आपका जो करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आप लिंक, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से लिंक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, राइट? सिंगर बेटा। तो गुरुजी, जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज आता है उसी डायरेक्शन में आपका करंट जाता है। ये एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन में से है, ये एसएससी जेईई में स्टेटमेंट वाइज पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर कहूं नेगेटिव चार्ज, अगर आपका ऋणात्मक आवेश इस दिशा में जा रहा है, तो आपका जो करंट है सर विपरीत दिशा में जाता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। बहुत स्लो मोड में बताया है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में करंट, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट। सो गगन, माही, अनुज, सिंपल सा फंडा था। अब मैं वापस उस एनिमेशन पे जाता हूं। यहां पे किसी व्यक्ति ने डोरबेल बजाई। अब इस डोरबेल बजाने पर जब करंट आया, तो इस करंट को अब आप एक्सप्लेन कर पाएंगे और खुद से भी बता पाएंगे सर यहाँ क्या हो रहा होगा। आप अच्छे से बता सकते हैं सर। देखिए, जैसी डोरबेल प्रेस करी सर, नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं पास हो रहा है। अब नेगेटिव चार्ज जो पास हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बेसिकली यहां से हमको समझ में आ रहा है कि सर चार्ज या फ्लो है, डेट मींस यहां पे हम लोग विद्युत ऊर्जा की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, विद्युत धारा की बात कर रहे हैं। तो खैर ये अभी मैंने केवल माहौल बनाया है। अब मैं आपको सर सारी चीजें बताऊंगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे कैसे क्या चीज है। अब एक एक करके देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट, बिल्कुल सही दीपांशु गुप्ता जी, यू आर करेक्ट। तो आज हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझेंगे, और फाइनली हम लोग सर सर्किट्स का आइडिया लेंगे कि जो सर्किट होते थे ना, कि सर समांतर में जुड़े हैं या फिर मैं बोलूं सर पैरेलल में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो ये कैसे कैसे सर वहां पे करंट फ्लो करता है। अब देखिए, अब सर आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस। सबसे पहले मैं आपको आवेश वाले पार्ट पर ले चलता हूँ। अभी अभी मैंने आपको समझाया था इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो चार्जेस समझने से पहले ये मैं केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा मंडे से। सर जब भी हम लोग किसी एटम की बात करते हैं, एटम ये क्या होता है सर? तो अभी के लिए शॉर्ट में समझ लो, मंडे को और डिटेल में बताऊंगा। सर पीरियोडिक टेबल में हम लोग अच्छे से जानते हैं सर कि उसमें बहुत सारे तत्व हैं, राइट? कोई मुझे बताएगा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं जो हम लोग पढ़ते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सर यहां पर मुझे बताइएगा कितने आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। सो यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं 108, कुछ कह रहे हैं 118, बेटा 118, राइट? अब यहां पर ना ना, इट्स नॉट 148 बेटा, यश गलत हो जाएगा। अब उन एलिमेंट्स में से आप सर यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? लोहा ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। मैं इनमें से एक एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। फॉर एग्जांपल अभी सोडियम लेके चलते हैं, बहुत ज्यादा कहानी नहीं, बस शॉर्ट में समझ लो। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है, यानी सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, क्या आप लोग जानते हैं क्या है? बहुत बढ़िया अमित, हम लोग अच्छे से जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, राइट? और ये जो परमाणु क्रमांक होता है या फिर जो एटॉमिक नंबर होता है, बेटा यहाँ पे एटॉमिक नंबर या फिर अगर मैं परमाणु क्रमांक की बात करूं,
एटॉमिक नंबर हो गया, परमाणु क्रमांक कह दूं, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह दूं, या प्रोटॉनों की संख्या कह दूं, ये सर हमेशा बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। सो बेसिकली अब यहां पर जरा आ जाते हैं, यहां पे सर ये दिख रहा है आपको एटम का जो सेंटर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं सर क्या, नाभिक, यानी ये आपका है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस तो ये हो गया, अब इसके आसपास सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चक्कर लगा रहा है। न्यूट्रॉन पे कोई ऐसा चार्ज नहीं होता। तो गाइस ये जो इलेक्ट्रॉन है, याद रखना इलेक्ट्रॉन होता है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड, और जो प्रोटॉन होता है बेटा ये होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये केमिस्ट्री वाले पार्ट में आप दोबारा से डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए समझना क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो ऋणात्मक होते हैं, और प्रोटॉन होते हैं ये धनात्मक होते हैं, राइट। और नाभिक में सर अगर हम लोग बात करें तो कितने आपके वहां पे द्रव्यमान संख्या क्या होगी, यानी मास नंबर क्या होगा, तो आप बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं। तो नाभिक के अंदर क्या प्रेजेंट है, नाभिक के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग एक साथ मिलकर न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। ये पेपर में पूछा हुआ सवाल था कि न्यूक्लियन में क्या क्या आ जाता है, तो न्यूक्लियन में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं आता। तो न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बस दैट्स इट। अब अभी के लिए इतना बहुत है, नहीं तो फिर केमिस्ट्री वाला फील आ जाएगा। बस अब इतना समझना कि एटम में क्या है, सब पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस यानी धनावेशित नाभिक है। ये सर आपका धनावेश यहाँ पे मिलेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश वाला होता है या ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, देखिए अब जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, सोडियम, तो यहां पर सर सोडियम में एक चीज याद रखना, सोडियम के पास जो ये 11 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो सर ये मैं कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा आपको जब केमिस्ट्री वाले पार्ट में आएंगे। अभी के लिए समझना सर, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1। सबसे अंदर वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाहर वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबसे बाहर सर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये फॉर्मूला कैसे होता है, ये सब फॉर्मूला हम लोग देखेंगे 2n² वाला, बात की बात है। न्यूट्रॉन पे बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा प्रियंका, ठीक है। अब सर यहां पे देखो, किसी को भी संसार में, चाहे वो गुनगुन हो, मधुमिता हो, संजू हो, श्रेया हो, शिवानी, सलोनी, मैं, हम में से कोई भी हो, आकिफ, अंकित, कोई भी, हम सबको सर अपनी लाइफ को स्टेबल करना है। स्टेबल कैसे करेंगे सर, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी सी नौकरी लेंगे, ठीक ठाक पैसा आएगा, उनमें से कुछ पैसे को हम लोग फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे, कुछ पैसे से सर लाइफ जी रहे होंगे, और कुछ पैसे को सर मेडिकल और उन सब चीजों के लिए बचा के रखेंगे कि सर अगर मान लो कि मेडिकल विपदा पड़ी तो उसके लिए पैसा रहना चाहिए, फ्यूचर के लिए कुछ रहना चाहिए, और प्रेजेंट में सर लाइफ एंजॉय करनी है। इसीलिए सब लोग तैयारी करें, इसलिए सब लोग एफर्ट्स मार रहे हैं। नहीं तो पढ़ाई सब लोग ये कर चुके हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब हम लोगों ने 10वीं तक पढ़ रखा है, राइट। ब्याह भी करेंगे, हाँ देखो किशोर को ब्याह भी करना है, यस, सबसे इंपॉर्टेंट शादी भी करनी है, राइट। तो सर जैसे हम लोगों की लाइफ स्टेबल कब होगी, एक ठीक ठाक अमाउंट आ रहा हो, सर वाइफ आ गई है, या फिर जो लड़की हैं उनके लिए हस्बैंड आ गए हैं, उनके कुछ बच्चे हैं, हो गया का पूरा पूरा मामला सेट, अब आराम से कमाओ खाओ चिल मारो, यही है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो तत्व होते हैं, इनके सबसे बाहर वाले कक्ष में सर इनको चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। फिर से रिपीट करता हूं कि सर यहां पर क्या होगा कि जैसे तत्व हैं सर इनको भी सबसे बाहर वाले कक्ष में क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपसे पूछता हूं सर, यह सोडियम है, डिटेल में अभी नहीं आएंगे, बस छोटा सा लास्ट पार्ट और है केमिस्ट्री का भी, फिर मंडे से केमिस्ट्री करेंगे। सोडियम को सर यहां पे सबसे बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पे कितने हैं, 1। तो अब सर इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे। आपको क्या लगता है आसान काम कौन सा है, एवरीवन, किशोर, प्रियंका, क्या लगता है आपको आसान काम कौन सा है, इलेक्ट्रॉन को देना या इलेक्ट्रॉन को लेना? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। यहां पर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, मतलब मैं यहां पर जा रहा हूं इसके साथ, लेने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं इनका। और जो भी इलेक्ट्रॉन देता है, बहुत बढ़िया, सब लोग सही कह रहे हो। और सर याद रखना, जो भी इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो दानवीर कर्ण है ना भाई साहब, इलेक्ट्रॉन को जो दान करता है सर, इसी को हम लोग धातु कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग मेटल कहते हैं। गाइस इज इट ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को दान करता है सर, उसी को हम लोग धातु या फिर मेटल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, उसको हम लोग अधातु या फिर नॉन मेटल कह देते हैं। अभी के लिए इतना बहुत है, बाकी अब केमिस्ट्री में देखेंगे। तो यहां पर हुआ क्या, इसके सबसे बाहर वाले कक्ष में कितने थे, सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? आउटर मोस्ट शेल में सर 1 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए मैं बोलूंगा सर इसमें आपके 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। और सर जो मेटल्स होते हैं, इनमें सर आउटर मोस्ट सेल में देख रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिकली इसी की वजह से ये सर आपके ना फ्री होते हैं, आराम से मूव कर सकते हैं, इधर से उधर भाग सकते हैं। और अभी मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग बताया था, इलेक्ट्रॉन
जब इधर से उधर भाग रहा होगा तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा। फिर से देखिए, सर इसमें क्या है, इसमें फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहर वाले कक्ष में फ्री इलेक्ट्रॉन है जो आराम से मूव कर सकता है, और जब ये करंट, ये आपका इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो सर यहां पर क्या होगा, करंट भी फ्लो करेगा। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है सर उसके जिस डायरेक्शन में आपका नेगेटिव चार्ज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके करंट फ्लो कर रहा है। ये मैंने बस लॉजिक बताया, कहानी कोई नहीं पूछेगा, ये समझना जरूरी था इसलिए मैंने आपको इतना टाइम लिया। तो 17 मिनट या 15 मिनट मुझे यहाँ पे चाहिए थे, जैसे माहौल बन चुका है। अब माहौल बन चुका है, अब आपको हर एक चीज लिंक हो पाएगी। तो सर लेट्स स्टार्ट। तो रेशा कुछ पूछ रही है, सर जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, उनको बोलते हैं नॉन मेटल, अधातु। एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन, तो क्लोरीन इज एक्चुअली नॉन मेटल। बाकी इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, जहां पे हमारा अलग से चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो अभी फिजिक्स को खत्म कर लें, फिजिक्स में अभी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म चल रहा है, राइट। सो रेशा आई गेस आपका डाउट क्लियर हुआ और किसी का डाउट नहीं रह गया है। और सब फ्लोरीन क्लोरीन ये सब कहीं सब नॉन मेटल्स है बेटा, शीलू यस गॉट इट। सो गाइस अब आ जाते हैं। तो मैंने जैसे कि बोला एटम में सर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन सर धनावेश, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन आपका ऋणात्मक है यानी नेगेटिव है। सो प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। नेक्स्ट, अब सर आगे बढ़ते हैं। अब सर चार्ज क्या है, देखो चार्ज का जैसे कि मैंने बोला कि सर चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था। अब ये सर जो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव है, आप अंकित पूछे सर फ्री टू मूव वाली लाइन बताना। बेटा फ्री टू मूव का मतलब ये हुआ कि आसानी से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर अगर जा चल फिर पा रहा है तो वहीं पे करंट फ्लो करेगा, बस इतना समझ लो। तो इंसुलेटर्स होते हैं ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आरआरबी जेई में पूछा हुआ था, इवन शायद आरपीएफ में पूछा हुआ है, लेकिन जेई का मैं कंफर्म हूं। उसमें ये पूछा था कि सर ये जो जैसे कोई भी चीज है, जैसे मान लो धातु की बात कर लो, उसमें करंट कैसे फ्लो कर पा रहा है, सिंपल सी बात, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस है तभी आपका करंट फ्लो कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव नहीं कर पा रहे हैं, अगर चार्ज इधर से उधर नहीं जा पा रहे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। मैंने बस ये बताया अंकित वहां पे। बेटा आदि मास नंबर बेटा आप केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया ना तो यहाँ पे टाइम निकल जाएगा एक्चुअली। तो केमिस्ट्री में हमको पढ़ाना भी है, एटॉमिक नंबर मास नंबर उसी में देखेंगे। अभी के लिए आप एटॉमिक नंबर पे जाओ। नहीं ये मॉडर्न फिजिक्स नहीं है पढ़ना है, अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। मुझे एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा सैटरडे को, तो मैं सैटरडे को आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। सो गाइज सॉरी, मुझे एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि मुझे एग्जांपल्स देने होते हैं, बिना एग्जांपल दिए मुझे फील नहीं आता। ऐसे चाहे तो 30 मिनट में भी क्लास खत्म हो जाएगी, बट जब तक मैं एग्जांपल ना दे दूं, आप लोगों को दिमाग में बिल्कुल सेट ना हो जाए कि भाई साहब क्या चल रहा है बैक एंड पर, बिल्कुल आप यहाँ पे साइंटिस्ट ना बन जाए, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। इसलिए मैं ऑलरेडी 4 क्लास एक्स्ट्रा ले चुका हूँ, इस पर एक संडे को और एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तब आपकी फिजिक्स खत्म करूंगा, ठीक है। सो गाइज आप लोग प्लीज आ जाना। केमिस्ट्री बेटा मोहम्मद खलील हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे से अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, राइट। चलो तो मैं वापस आता हूं। तो मैंने क्या बोला, चार्ज। तो जैसे कि मैंने चार्ज बोला सर, चार्ज आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, राइट। अब देखिए, अब सर जैसे पानी की बोतल ले लेते हैं, ये ले लो बिस्लेरी। अंकित यहाँ पे सुनो बेटा, फिर मैं आपसे लास्ट में बात करता हूँ, ठीक है। इस पढ़ाई के अलावा जितनी बातें साल लास्ट के 5 मिनट में। अब सुनो बेटा, ये बोतल है, ठीक है। अब मैंने इस बोतल में क्या किया, मैंने सर यहाँ पर ऐसे तार टच करी और यहाँ पे सर करंट को फ्लो कराने की कोशिश करी। बेटा बताइए, यश कह रहे फिर से बोतल आ गई, क्या बेटा यहाँ पे करंट फ्लो करेगा? आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे तार जोड़ दूं क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, हाँ या ना? जल्दी जल्दी आंसर देना बेटा प्लीज। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर यहाँ पे हम लोग अच्छे से जानते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सर, वो सॉरी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, यानी कि सर यहाँ पे आवेश का भाव नहीं हो पाएगा। जब यहाँ पे चार्जेस का फ्लो नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। आसान भाषा में कहूंगा सर, यहाँ पे बहुत हाई रेजिस्टेंस लग रहा होगा सर, आवेश को बहाव से कोई रोक रहा है। जहां पे हम लोग प्रतिरोध की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ये अभी मैं आपको रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो यहाँ पे सर ये वो प्लास्टिक हो गई या वो लकड़ी का टुकड़ा जो क्या करता है, आवेश को बहने नहीं देगा। ऐसी चीज को हम बोलते हैं कुचालक। इंग्लिश वाले बेटा इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, जो करंट को फ्लो करने ही नहीं देगा। जबकि अब मैं यहीं पे सर किसी लोहे का एग्जांपल ले लूं, लोहा हो गया या सर कोई भी धातु का एग्जांपल ले लो, अगर सर वो करंट को आसानी से पास होने दे रहा है, यानी सर उसमें रुकावट कम डाल रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे सर, उसको बोलेंगे सुचालक। देखो नाम समझ आ रहा है, चालक जो पास होने दे। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो सर बहुत कम प्रतिरोध लगाते हैं, बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, राइट। तो हम लोग इनको बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में कौन कौन आ जाएगा, हमारी बॉडी आ जाएगी सर, लोहे का एग्जाम्पल ले सकते हो, यानी मेटल्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो यहाँ पे सर कंडक्टर्स में ये सब एग्जाम्पल होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, देखते हैं कौन बताएगा। तो पानी भर दिया जाए तो बढ़िया, मेरा यही प्रश्न था। अब मुझे बताइए सर, ये बेटा किस में आएगा? आपके पास दो ऑप्शन है, सुचालक में या कुचालक में। गाइस अपना अभी बिल्कुल थोड़ी देर के लिए दिमाग नहीं लगाना है, अभी जो मैं पूछ रहा हूं उसे बताओ। बेटा प्योर वाटर यानी शुद्ध जल क्या है, किस में आएगा, सुचालक में या कुचालक में? तो देखो कुछ लोग कह रहे हैं कंडक्टर, कुछ लोग कह रहे हैं, अच्छा मैक्सिमम लोग कंडक्टर कह रहे हैं, गलत जवाब।
यहाँ पे जो सर सही आंसर है वो है इंसुलेटर यानी कुचालक। प्लीज याद रखना बेटा, जो शुद्ध जल होता है ये आपका कुचालक होता है, ये आपका इंसुलेटर है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और जहां जहां गलती होती है वहां पे मैं लगा देता हूँ स्टार। तो बेटा प्लीज याद रखना, प्योर वाटर में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता, राइट? यस, बिल्कुल सही, क्योंकि आयंस का एब्सेंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंस हो वहां पे करंट फ्लो नहीं करता। यहां पर सर कहानी कोई नहीं पूछने वाला, सीधे आपको बता देना है कि सर क्या प्योर वाटर इज द इंसुलेटर, कुचालक होता है, इसमें से करंट फ्लो नहीं करता। और आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके मत देखना, वेरी सीरियसली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपको नहीं पता है वो पानी प्योर है या फिर नहीं है। अगर वो प्योर वाटर है तभी करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर वो इम्प्योर है, अलग अलग इंप्योरिटीज मौजूद हैं सर, उसमें करंट फ्लो कर जाएगा, बैंड बच जाएगी। इसलिए घर पे एक्सपेरिमेंट करके मत देखना कि सर पानी की रॉड डाल दी, लाओ सर ने बोला था, दीपानी सर ने पढ़ाया था, सर करंट फ्लो नहीं करेगा, लाओ उंगली डाल के देखता हूँ, और जैसे लगाया तो हिल गए वहां पे। तो गाइस ये एक्सपेरिमेंट करके मत देखना, बस मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको अगर कंफर्म्ड हो कि सर प्योर वाटर है तभी एक्सपेरिमेंट करना, नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट सोचना भी मत करने के लिए। लेकिन बता दूं, प्योर वाटर इज दी बेस्ट कंडक्टर, सॉरी प्योर वाटर इज दी इंसुलेटर। चलो सर ये वाला पार्ट हुआ। अब सर एक और चीज, ये बेस्ट एग्जांपल है, अपने कॉलेज टाइम वाला एग्जांपल देते हैं, नहीं स्कूल टाइम वाला एग्जांपल देते हैं। पहले स्कूल टाइम पे क्या होता था कि ना सर टीचर से पिट्टी पिट्टी होती थी, राइट? सो ये सबके साथ हुआ होगा। मान लो कि हम शैतानी कर रहे हैं, मान लो कि मैं और कौन है यहाँ पर, कोई विनीत, मैं और विनीत बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? मैं और विनीत मस्त एकदम पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, लेकिन शैतान भी बहुत है, हम लोग बैक बेंचर्स हैं। तो हम लोग मस्त शैतानी वैतानी कर रहे हैं। तो स्कूल टाइम की कहानी बता रहा हूँ। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, इतनी देर में क्या हुआ, मैडम ने बोला दीपानी खड़े हो जाओ, तुम विवेक से बहुत बात कर रहे हो, तुम खड़े हो जाओ, तुम एक काम करो, वहां पे षष्ठी बैठी है, तुम षष्ठी के साथ जाके बैठ जाओ। तो उस टाइम पे ना शर्म आती थी, अरे बताओ यार गर्ल के सब पास बैठा दिया हमारा, राइट? सो यहाँ पे सर, लेकिन यही चीज अगर कॉलेज टाइम पे होती, तो कॉलेज टाइम पे ना पहले से ही, यहाँ पर आई डोंट नो कितने लोग वो लिंक कर पा रहे हैं, लेकिन जो डिप्लोमा और बीटेक वाले हैं खासकर, दे कैन एक्चुअली लिंक इट। खासकर जो सीएसआईटी, यहाँ पे कोई सीएसआईटी वाला है नहीं, मैकेनिकल वाले हैं तो आई डोंट नो, बट सीएसआईटी वालों का थोड़ा अलग सीन जाता है। सो वहां पर दे आर ऑलरेडी सिटिंग विद द अपोजिट पार्ट, राइट? सो बेसिकली यहाँ से आप लोग लिंक कर सकते हैं, जैसे कॉलेज खत्म हो गया है तो हमको सर अपने स्कूल वाली कोई फ्रेंड मिल गई है, ठीक है? और एक हमें स्कूल वाला दोस्त मिल रहा है, मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट है। मैं अगर इधर से ड्राइव करते हुए जा रहा हूँ, मुझे सामने अगर उस तरफ से आता कोई और दिख गया, तो वहां से दूर से हो जाएगा, और भाई कैसा है, बढ़िया, ठीक है निकल जा रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर वो दिख गई, अपने साथ में कोई 10वीं में पढ़ती थी, वो अब हमें कॉलेज के बाद दिख रही हैं, तो वहीं पे क्या होगा, वहीं पे बाइक रोकी जाएगी, डिवाइडर को क्रॉस करके चलाया जाएगा, भले चालान कट जाए, कुछ भी हो जाए, वहां पे जाके और कैसे हो, अब क्या कर रहे हो, कहाँ हो, चलो आप पिज्जा विज्जा हट के चलते हैं। लेकिन दोस्तों के साथ कहीं पिज्जा हट नहीं जाएंगे, दोस्तों के साथ वो चाय पे चले जाएंगे, जहाँ पे आप 50 पैसे वाला बिस्किट ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे अलग ही सीन चल रहा है, राइट? सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर सेम चार्जेस की बात करूं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, सर एक दूसरे से दूरी भागेंगे। सेम लॉजिक यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल राहुल, देखो लिंक कर पा रहे हैं। सो गाइस अगर सेम चार्ज है तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि समान आवेश है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। नेक्स्ट, लेकिन सर यहीं पे अगर विपरीत की बात कर लें, वही वाला एग्जाम्पल, हमारे साथ 10वीं में पढ़ती थी, हम 10वीं में पढ़ते थे, यहाँ पे सर अपोजिट चार्जेस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन अभी आकर्षित कितने करेंगे? अंकुश कह रहे हैं सर 5 रुपए की आधी चाय है। अब सर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सर चार्ज लग रहा है, यहाँ पे सर फोर्स कितना लगेगा? क्योंकि सर देखो अट्रैक्ट तो करा जा रहा है, राइट? सर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन किस हद तक अट्रैक्ट करेंगे ये कैसे पता लगेगा? तो इट डिपेंड्स अपॉन दी दूरी, राइट? सो आप लोगों को ये मैं अब केमिस्ट्री में ना ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जैसे आप आसानी से लिंक कर पाएंगे। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, मैं आप लोगों से पूछता हूं, देखो जरा लिंक करना। सर ये ज्यादा पास में है और एक यहां पर है, बताइए सर ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, सर कौन से केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा? लेट अस सी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक सर ऐसे पास पास में है, दूसरा है यहां पर, कौन से केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा? पहले केस में, राइट? सो आइए सर समझते हैं। तो यहां पर हुआ क्या गाइस, ये जो चार्जेस हैं ये किस लेवल पे अट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आइए समझते हैं। तो गुरुदेव देखो, एक का मास है m1, एक का मास था m2, ये हमने ग्रेविटी वाले पार्ट में पढ़ा था, राइट? वो मास पे बात हो रही थी, लेकिन यहां पे मास की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है सर किसकी? चार्जेस की। तो सर एक का चार्ज है q1, यानी एक का आवेश है q1, और गाइस दूसरे का आवेश है q2, और इन दोनों के बीच की दूरी को अगर सर मैं यहां पे r मान के चल लूं, तो फोर्स कितना लगता है? तो फोर्स का याद रखिएगा बेटा, जो इनके ऊपर बल लगेगा, जो बल है वो सर समानुपाती है इन दोनों के आवेश के गुणन के। जो इंग्लिश वाले हैं सर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। नेक्स्ट, ओके राजेश। लेकिन सर इनका जो, जैसे आपने बोला सर जितना पास में उतना ज्यादा सर ज्यादा फोर्स, लेकिन सर दूर रहेगा तो उतना सर आपका जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, देख रहे हो? यानी डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स घट जा रहा है,
यानी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे सर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इस वाले पार्ट की करेंगे। सो बेसिकली क्या था, पास में था तो ज्यादा फोर्स था, राइट, दूर है तो फोर्स उतना ही कम हो गया है, राइट। तो पास में डिस्टेंस कम, ज्यादा फोर्स, दूर डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स कम, मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहा है। और अपोजिट भी कितना सर, उसके स्क्वायर के अपोजिट कितना सर, ये आपका व्युत्क्रम अनुपाती होगा इनकी दूरी के वर्ग के, यानी कि द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब सर यहां पर ये जो मैंने बात कही, ये पता है ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात कही है कूलम चाचा ने। तो कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है, कूलम्स लॉ बताता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन सर यहां पर मैंने आपको हमेशा से बताया है, जब भी आप इस साइन को हटाओगे, अगर आपको इक्वल टू लगाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक स्थिरांक लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। और यहां पे वो कांस्टेंट क्या है, तो यहां पे कूलम चाचा जी ने वो कांस्टेंट जो बनाया है वो है के, जिससे आपका सर ये तो इक्वल टू वाला पार्ट हुआ, अब इसको छाप दो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा डेरिवेशन एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, मैं बस आपको समझा रहा हूं कैसे आया। तो अब ये के की वैल्यू क्या होती है गाइस, बहुत, अरे वाह, मतलब पूरी गैंग को पता है, मुझे लगा था भाई मतलब जहां पर ना तो सीक्रेट हो। अब सर ये के की वैल्यू और देख लेते हैं। बेटा के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अपना कोई बोर्ड का पेपर तो है नहीं कि यहां से सर न्यूमेरिकल्स ड्राइव करवाएगा, कोई न्यूमेरिकल ड्राइव नहीं करवाने वाला है। बस मैंने लॉजिक बताया, हाँ आपको ये फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए और ये रिलेशन पता होना चाहिए कि सर ये डिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है और चार्ज से कैसे रिलेटेड है, बस इस टाइप से पूछ लेता है क्वेश्चन। देखो आपसे पेपर में डायरेक्टली फॉर्मूला भले ही पूछ ले, लेकिन आपसे ना वो डेरिवेशन और ये सब तो पूछेगा नहीं, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। तो पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है कि जो कूलम्स लॉ है वो सर डिस्टेंस के फोर्स जो है डिस्टेंस के कैसे रिलेटेड है, यानी जो आपका फोर्स है वो डिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है। तो आप वो बताएंगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। सो एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन यहाँ पे ना 9 into 10 to the power 9 की बात होती है, राइट। सो देखिए तो क्या लिखा है इन्होंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, यानी सर चाहे वो ऐसे ऐसे हो, चाहे वो ऐसे ऐसे हो या ऐसे ऐसे हो, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा सर उसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है ये F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा अब ये मत सोचना सर आपने तो R बताया था, यहाँ तो D लिखा हुआ है। यहाँ पे बेटा R मान लो, D मान लो, X मान लो, कुल मिला के यहाँ पे जो D है वो ये बता रहा है कि दूरी कितनी है। इतना आप लोग समझते हैं ना, मेरे ख्याल से इतना तो सब लोग अब मैच्योर हो गए हैं। हम लोगों ने सबके सब अपने बोर्ड के एग्जाम दे रखे हैं, बहुत से लोग ग्रेजुएट है। सो गाइस ये समझते हो ना, यहाँ पे सर D भी हो सकता है, X भी हो सकता है, R भी हो सकता है, ये बस ये बताना चाह रही है दूरी की बात हो रही है, राइट। और K क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए सर यहां तक तो हमको समझ में आया। अब सर आपसे अगर ये पूछ ले, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है वो क्या कहलाता है, एक बार मुझे बताइएगा सर। सो प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर ऑब्जेक्ट्स इज डैश। तो इसका आंसर सर क्या होना चाहिए। सो अब मेरे ख्याल से पूरी की पूरी गैंग को ये वाली बात हमारी क्लियर है, परफेक्ट। तो यहाँ पे गाइस अब हम लोग समझ चुके हैं कि इस वाले पार्ट में जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो सर हो जाएगा आपका चार्ज। तो हमने इसी की बात की थी जो कि हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, परफेक्ट। चलिए सर तो ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिटेल में। तो करंट क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको समझाया था सब विद्युत आवेश का जब लगातार प्रवाह हो रहा हो। अब आवेश का मतलब क्या हुआ था सर, आवेश का मतलब मैं यहाँ पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश की बात कर सकता था, राइट। सो यस सेमीकंडक्टर भी होता है, जैसे कि मयूर सेमीकंडक्टर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम वो सेमीकंडक्टर है। अभी आते हैं सर, तो V इक्वल्स टू आई आर पे बेटा भी आएंगे। V इक्वल्स टू आर अपॉन आई बेटा गलत लिख दिया है मोहम्मद, वो होगा V इक्वल्स टू आई आर, आपने शायद जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया है। चलो सर तो ये जो आवेश है, आवेश का भाव ही सर मैंने आपको बताया था विद्युत धारा है। अब इसके सर ये कैसी है, ये बेटा आपकी स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। एक सेकेंड सर, यहां से तो हमको पहला वाला चैप्टर याद आ रहा है। आप सर यहाँ पे देखो, अमित आ रहा है बेटा, मैसेज आ रहा है। बेटा आपको पहले चैप्टर में मैं जब आपको सदिश और अदिश राशि समझा रहा था तो आपको याद होगा, आप लोगों में से कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, ये सदिश राशि हो सकती है, लेकिन ये सर अदिश क्यों है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अभी कल परसों में भी ज्वाइन करे हैं। तो जो कल परसों में ज्वाइन करें उन बच्चों को बताओ बेटा, देखो सदिश राशि का मतलब होता है दिशा के सहित, वेक्टर अलॉन्ग विद द डायरेक्शन, जहां पे हमको मैग्नीट्यूड तो चाहिए साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। अब यहां पर अगर मैं आपसे ये अदिश राशि की बात कर रहा हूं तो इस वाले केस में प्लीज याद रखिएगा यहां पर क्या हो रहा है सर, एक करंट आया, एक इधर से करंट आया, इधर से आ रहा है 5 एम्पियर का करंट, इधर से आ रहा है 2 एम्पियर का करंट। तो बेटा यहां पर आप इस पॉइंट पे बताएंगे कितना करंट होगा, तो आप यहां पर सीधे सीधे कह सकते हैं
कि यहाँ पे सर 5 और 2 मिलाकर क्या हो जा रहा है, टोटल 7 एम्पियर। मतलब यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं किया जा रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सर सीधे सीधे वो मैथ की तरह यानी अर्थमेटिक सम को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे सर जैसे हम गणित में गुणा भाग करते हैं, बस वही वाला हमने जोड़ लगा दिया है। इसलिए इस वाले केस में हम लोग कहेंगे सर ये क्या है, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। सर यूनिट क्या होती है, वो होती है एम्पियर। और किसी बच्चे ने क्लास की स्टार्टिंग मुझे बताया था फॉर्मूला, तो यहाँ पे सर बता देते हैं। एक फॉर्मूला था Q बराबर IT, जहां पे Q क्या है, Q का मतलब है चार्ज, यानी कि सर आवेश, I क्या है करंट, और T क्या है टाइम यानी कि समय। तो बस ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट ऐसा हमको देखने को मिलता नहीं है, राइट। सो बेटा वेक्टर एडिशन इसका होगा ही नहीं दीपक, जब जिस चीज का वेक्टर एडिशन नहीं उसमें एडिशन कैसे करके दिखाएंगे, है ना। तो आप लोग प्लीज यहाँ पर, अच्छा दीपांशु ने बताया बिल्कुल सही। तो दीपक कुमार बेटा पहली वाली क्लास देखना, वहां पे मैंने एनिमेशन से समझाया है कि वेक्टर ऑफ एडिशन और स्केलर वाला कैसा पार्ट है, ठीक है, एक बार प्लीज देख लेना। चलो सर, अब यहाँ पे मैं मेजर कैसे करूं, तो मेजर करने के लिए मेरे पास कौन सा डिवाइस है, अब इस डिवाइस को देखिएगा, ऐसा मीटर जो क्या कर रहा है, एम्पियर को बता रहा है कि कितना एम्पियर करंट है। तो एम्पियर को मेजर करने वाला मीटर अमीटर, यानी अमीटर ये वो डिवाइस हो जाता है जिससे हम लोग सर करंट की वैल्यू बता सकते हैं। अच्छा राधिक आपने बताया था, बहुत बढ़िया। सो अमीटर क्या करता है, ये सर हम लोगों ने इस अमीटर को देखा है कहां पर, इस अमीटर को हम लोगों ने सर अपने समरसेबल के स्टार्टर्स में देखा है। हम सबके घर में सर रोजाना जब सुबह सुबह टंकी के लिए, टंकी को भरने के लिए जब मोटर चलाई जाती है, तो वो स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। और उन स्टार्टर में सर दो हमको डिवाइस दिखते हैं, एक में लिखा होता है ए और एक में लिखा होता है वी। तो ए वाला क्या है सर, वो अमीटर है, और जो वी वाला होता है बेटा वो होता है आपका वोल्ट अमीटर, जो क्या करता है, वोल्टेज मापता है, राइट। सो अमीटर और वोल्ट सबके घर में ही है, राइट। लेकिन अब सर आप लोगों से अगर पूछे, जैसे हम लोग ना ये ओम्स लॉ की बात करते हैं, स्टेबलाइजर में भी होता है, सही कह रहे हो प्रणय। तो अब गुरुदेव जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूं, तो मैं जैसे वोल्टेज वाले पार्ट की बात कर रहा था, राइट। अब यहाँ पे जो करंट है और जो वोल्टेज है, ये सर दोनों एक दूसरे कैसे रिलेशन में है, तो मैं ओम्स लॉ के हिसाब से बताऊंगा। आप ना एक नल मान के चलो, एक नल है। अब नल का जो हैंडल है गाइस, इस वाले पार्ट पर, अच्छा स्वास्थ्य का कोई नहीं बेटा, कहीं भी डाउट आएगा तो आप लोग पूछ लिया करो, ठीक है। मैंने आपको बोला मेल आईडी यहाँ पे टेलीग्राम पे कैसे पूछ लिया करो। अब सुनो, तो यहाँ पे सर जो ये आपका हैंडल वाला पार्ट है, इसको अगर मैं यहाँ पर करंट मान के चलूं, यानी ये मान लो कि सर आपकी ये विद्युत धारा है, राइट। सिमिलरली यहां से जो पानी की बूंद निकल रही है, इसको मैं वोल्टेज मानूं, तो अब आप लोग लिंक कर पाएंगे कि जैसे जैसे आप नल को खोलते जाते हैं, जितना ज्यादा नल को खोलोगे उतना ही ज्यादा सर वहां से क्या होगा, पानी निकलेगा। और जैसे जैसे आप नल को टाइट कर दो सर, उतना ही कम पानी निकलेगा। यानी कि मैं कहूंगा ज्यादा करंट है तो ज्यादा वोल्टेज है, सर ज्यादा कम करंट है तो कम वोल्टेज है। मतलब यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यही है कि सर वोल्टेज और करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी एक दूसरे के समानुपाती हैं। लेकिन यहाँ पे ओम्स लॉ की बात करते हैं जब बाकी कंडीशन को आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। बिल्कुल अंकुश। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, अब आप कहेंगे सर क्या समझ में नहीं आया, समझ में एक चीज नहीं आई, वो ये इसमें कोई डाउट है, यहां तक क्लियर है, राइट। अब सर यहां पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, और वो ये है कि सर ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आ गया, इट्स ओके। लेकिन सर फिर हम लोगों ने एक शब्द सुना था, रेजिस्टेंस करके कुछ होता था। ये प्रतिरोध का चक्कर क्या है बाबू भैया, क्या है प्रतिरोध, ये क्या होता है। तो बेटा इसको समझना, मेरी भाषा में बेटा ये है रिश्तेदार। कौन है, ये है रिश्तेदार, जो थोड़े से बंगाल रीजन और बाकी जो साउथ इंडियन कैंडिडेट्स भी हैं, सो बंगाल रीजन वाले या फिर साउथ इंडियन कैंडिडेट जो कि हमारे आंध्र प्रदेश या फिर केरल साइड से हैं, उन बच्चों के लिए बता दूं, दे आर एक्चुअली रिलेटिव्स, दिस रेजिस्टेंस इज एक्चुअली रिलेटिव। आपने सर रिलेटिव बोले तो सर यहाँ पर आप अपने आस पड़ोस के कॉलोनी वाले लोगों की बात कर सकते हैं, या फिर कोई ये वो लोग हो गए, जैसे आप लोग अपने जीवन का भी प्रेजेंट टाइम में एग्जांपल बेस्ट ले पाएंगे। हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी से फर्क किसको पड़ना चाहिए, हमारे मम्मी को, हमारे पापा को, हमारे दादा दादी को, या हमारे भाई बहन को, राइट, जो कि हम लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं। लेकिन क्या है, अपने पूरी फैमिली में सब लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इवन टीचर्स हैं, टीचर्स को भी पता है कि ये लड़का ना यहाँ पे थोड़ा सा वीक है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि भाई रात को डाउट है तो पूछ लेना। बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड भी रहते हैं कि सर अभी ना थोड़ी सी टेंशन हो रही है, क्या करूँ। कल ही किसी का मैसेज आता है कि समित का ही मैसेज था कि सर टेंशन हो रही है, नागेंद्र अपनी क्लास में कि सर टेंशन हो रही है क्या करूँ, तो बता दें कि भाई टेंशन नहीं लो, ऐसे कुछ कर लो, ऐसे कर लो। मतलब वोल्टेज और करंट में ऐसे समझना, ये करंट है आप लोग, ठीक है,
ये वोल्टेज है आपके मम्मी पापा या फिर आपके टीचर्स जो पुश कर रहे हैं, भाई तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा तेरे को पेपर में कैसा आएगा, तेरे को कितने एफर्ट्स मारने, मैं तेरी हेल्प करूंगा। लेकिन इतने में क्या होता है, जैसे मान लो पूरी पढ़ाई वढ़ाई करके शाम के टाइम पे बाहर निकले, तब तक एक अंकल मिल जाएंगे, रिश्तेदार अंकल, और 2 साल से तैयारी कर रहे हो, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे इन तैयारी वारे में कुछ नहीं रखा, तुम एक काम करो, वहां पे 15,000 की नौकरी है, वो कर लो। कहाँ तुम यहाँ पे समय बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत देखे हैं तुम जैसे। और यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जो मोटिवेटेड आए हैं कि भाई आज हमारे टेस्ट सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म कर लिया, ये वो सब कुछ, लेकिन वो कहीं ना कहीं आके जो हमने सर जैसे जैसे अपना लेवल तैयार किया होता है, वो पूरा पूरा से धराशायी हो जाता है। राइट। सो बेसिकली हाँ, अब मैं फूफा जी और वो तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ आप लोग लिंक कर सकते हैं, सब लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होगा। सो गाइज, यहाँ पर जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, अब सर ये प्रपोर्शनल वाला साइन है, इसको हटाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्थिरांक चाहिए होगा, एक कांस्टेंट चाहिए होगा। और ये जो सर आपका स्थिरांक है या फिर जो कांस्टेंट है, इस वाले पार्ट पर चलते हैं, और वो क्या होगा, इक्वल टू लगाने के लिए यहाँ पे जो लगाता हूं सर वो है आर, जिसको मैं अभी रिश्तेदार या फिर रिलेटिव बता रहा था। यस, और सब अपना अपना ज्ञान देते हैं, जिनका खुद होता है, कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरे का बच्चा कैसे आगे बढ़ रहा है, वो वाला पॉइंट है। तो बेटा जो आर है, दिस इज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है समझना, बेटा रेजिस्टेंस डालता है रुकावट। अब देखो क्या हुआ, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आसानी से करंट फ्लो कर रहा है, मस्त एकदम से चार्जेस मूव कर रहे हैं, लेकिन चार्जेस को मूव करने में यहां पर एक डाल दी गई रुकावट। अब रुकावट किस हद की डाली गई है, किस लेवल की डाली गई है, तो सर वहां पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको ओम से। हो सकता है वो 5 ओम हो सकता है वो 10 ओम हो सकता है वो 15 ओम हो। डेट मीन्स कि सर वो आपका जो रुकावट है यानी प्रतिरोध है या ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर रेजिस्टेंस है, दिस इज एक्चुअली द पार्ट विच इज क्रिएटिंग द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। जो क्या कर रहा है सर, ये आपके विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, उस विद्युत धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा, उसको पास होने में दिक्कत खड़ी करेगा। अब देखिए, शो बाबा इट्स ओके, कंट्रोल योर इमोशंस। सो गाइस, अब यहां पे जो रेजिस्टेंस है किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जेई में ये 3 बार पूछा जा चुका है। सर एएलपी की बात करूं तो एएलपी में ये 2018 वाले पेपर में भी था, उससे पहले ही पूछा जा चुका है। सर आरपीएफ में आ चुका है। तो आपके एग्जामिनेशन में सर यहां से चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, डीट्रिपल आपको हर एक एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सर ये जो रेजिस्टेंस है कौन से फैक्टर पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आपको केवल 2 फैक्टर्स याद रखने हैं, और वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं, तो 2 फैक्टर्स आप याद रखिएगा। जो आप में सर रेजिस्टेंस है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, जो अभी किसी बच्चे ने बताया था, यानी वो लंबाई कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा काट क्षेत्र कितना है, यानी अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो यहाँ पे सेम चीज सीपीयू के लिए, सॉरी यस लक्ष्मी, फॉर सीपीयू एज वेल। तो यहाँ पे सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एरिया के, किसके, एरिया के। तो सर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस वाले पार्ट पर अगर चलते हैं, तो इस वाले पार्ट पर अगर जाएं, तो अब सर मुझे यहाँ पे रिलेशन निकालना है इनका इक्वल टू वाले पार्ट पे, तो कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे सर मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, याद करो 9वीं 10वीं, जब भी प्रोपोर्शनली का साइन हटाओगे तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, स्थिरांक लगेगा। तो बेटा रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे से इसका रिलेशन निकालेंगे तो क्या बनेगा, अगर मैं इक्वल टू लगाता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे वो क्या लगेगा, वो लगता है रो, रो, जिसको हम लोग सर यहाँ पे रेसिस्टिविटी वाले पार्ट से लिंक करते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे से लगता है रो, और ये हो गया सर आपका एल बाई ए। इस तरीके से आपका फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है। तो आर बराबर रो एल बाई ए, जहां पे रो क्या हो गई, आपकी रेसिस्टिविटी हो गई, एल आपकी लंबाई है, और ए आपका वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि सर वो आपका एरिया होगा, क्षेत्रफल हो गया। तो सर यहां से हमको ये V इक्वल्स टू आई आर वाला लॉजिक समझ में आया, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यही था कि वोल्टेज जो है सर, वो सर क्या होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती होगा। अगर आपने बाकी फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो ये आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हमको समझ में आ गया। लेकिन अभी भी एक चीज डाउट रह गया, और डाउट क्या है सर, अब डाउट ये व्हीकल टू आई आर का ये वाला ग्राफ होता है। अब डाउट ये है सर, आपने जो अभी बताया था उस वाले पार्ट पे सर लिंक करते हैं, हाँ वो 10th में था, सही कह रहे हो रवीना। अब सर यहां पर देखिए, इधर है पॉजिटिव चार्ज, इधर है नेगेटिव चार्ज। अब सर कोई भी चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करती है, राइट। अंकित पूछ रहे हैं पीछे वाली स्लाइड में, एक सेकंड गाइस 2 मिनट रुकना, अंकित का एक डाउट आया है कुछ। अंकित बेटा कौन सा, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं क्या? सो जल्दी प्लीज बेटा, अभी यूनिट की बात करते हैं अंकित, पर यूनिट की ना वहां पे हम लोग स्पेसिफिक टर्म यूज कर लेते हैं। अंकित जल्दी से बताओ बेटा कौन सा, क्योंकि ना अभी और भी चीजें खत्म करनी है मुझे। इससे पीछे वाला, ओके, ये वाला कह रहे हैं क्या? ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने ना बस ये रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर ना वो बस एक आपका सर्किट तैयार किया, सर्किट में आपको समझाऊंगा सर्किट एक्जैक्टली होता क्या है। यहाँ पे जो आपका ए लगा हुआ है बेटा, ए रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, अमीटर। वी रिप्रेजेंट करेगा आपका ये वोल्टामीटर, जो वोल्टेज माप रहा होगा। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो गया, राइट, और ये आपकी बैटरी है। अच्छा हाँ, एक सवाल था जो अपने एग्जाम में मुझे नहीं पूछा है,
हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम में से कोई बच्चा एसएससी जीडी का नहीं है, एक एग्जाम होता है एसएससी जीडी करके, पता है ना आपको, डिफेंस में एंट्री के लिए होता है। तो एसएससी जीडी में एक सवाल था, और उसमें सवाल में ये पूछा था कि जब भी कोई बैटरी बनी होती है, इसमें से जो ये छोटा वाला सिरा होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे, अच्छा आपने दिया है जीडी, ओके किशोर, तो आपने जीडी दिया तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करे होंगे। तो ऐसे जीडी में पूछा था, तो हो सकता है एएलपी में पूछ ले या फिर आरपीएफ में या सीपीओ में पूछ ले। तो आप लोग याद रखना बेटा, ये जो छोटा वाला पार्ट होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। और यहाँ पर याद रखिएगा, जो बड़ा वाला होता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का। तो हम लोग जानते हैं ना, जैसे बैटरी में जब हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे करके बैटरी बनी होती है, राइट। तो पॉजिटिव वाला पार्ट बड़ा वाला पोर्शन और नेगेटिव वाला छोटा वाला पोर्शन, ये एक्चुअली आपका पूछा हुआ था। चलो, सो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हो गया। मैं कुछ समझा रहा था, हाँ वापस आता हूँ। तो सर एक यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में क्या बताया था? क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, देखो अब इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है गाइस? इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने ये बोला है, सर डब्ल्यूबीसीएस का एग्जामिनेशन, यस, तो वहां पर भी सेम ही है बेटा शिवांकर, क्योंकि ना साइंस वाला सिलेबस देखो, साइंस के जो टॉपिक्स हैं वो सेम ही रहते हैं, बस अंतर कहाँ आता है, उसके लेवल में अंतर आ जाता है बस। इसीलिए मैंने बोला कि अपनी क्लास में ना कुछ एमटीएस वाले कैंडिडेट्स हैं, कुछ सीएचएस वाले कैंडिडेट्स हो गए, या फिर आरपीएफ एएलपी वाले कैंडिडेट्स हो गए। तो मैं जानबूझ के ना एसएससी जेई और सीजीएल के लेवल पे जा रहा हूँ, जैसे हमारा ना सीपीओ सीजीएल और एसएससी जेई का जब लेवल करूंगा तो मेरे बाकी एग्जाम्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा ना वो सिलेबस है सेम, तो वी मस्ट हैव द क्लैरिटी कि हमारा सिलेबस कैसा है, क्योंकि अगर मैं पीवाईक्यूज नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता लगे सिलेबस कैसा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन सभी एग्जामिनेशन को मैं जानबूझ के हाई लेवल पे ले जा रहा हूँ, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही है, वरना हम लोग सर सुपरफास्ट मोड में खत्म कर लिए होते हैं। सो एसएससी जेई का लेवल सीएचएसएल से हाँ बिल्कुल ज्यादा है बेटा, 1 to 6 जरा सोचो, सीएचएसएल में कौन बच्चे बैठते हैं? 12वीं पास वाले। सीएचएसएल में 12th पास वाले कैंडिडेट्स बैठते हैं, और एसएससी जेई कौन दे रहे हैं? जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या बीटेक कर रखा है, तो ऑब्वियसली लेवल तो हाई जाएगा ना। तो यहाँ पर इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जब तैयारी करो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाया करो, जिससे आपको आइडिया रहे कि हम लोग किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं और हम सर किस लेवल की तैयारी कर चुके हैं। सो दिस इज द पॉइंट। बाकी अब सर डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले से खत्म कर लूँ मैं, वापस आता हूँ। सो अब सर इतने वाले पार्ट पर आते हैं। अच्छा ओके खुशबू, तो यहाँ पे सर मैंने आपसे क्लास की स्टार्टिंग में बोला था, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं क्या होगा सर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता था, ये हमने समझा था क्लास की स्टार्टिंग में। अब यहाँ देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सर वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे, तो करंट क्या हो रहा था? अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर रहा था। अब यहाँ पे सर मैं आपसे बात पूछूं, सर जब ये आपका करंट फ्लो करता होगा, क्या उस टाइम पे कोई हीट जनरेट होती होगी? तो आप कहेंगे अरे सर अब ये हमें कैसे पता होगा? सर बताओ, मैं बताता हूँ आपको कैसे पता होगा। आप लोग दिवाली के टाइम पे झालर जलाएं, सब लोग कभी ना कभी झालर जलाए होंगे। तो दिवाली के टाइम पे जब झालर लगाते होंगे, जो हम लोग सर मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं सर, हम लोग कभी ना कभी ईद में सर अपने घर को सजाते होंगे, या फिर अपनी शादियों में, तो हम लोग सर किसी भी धर्म को बिलोंग कर रहे हो, हम एज अ इंडियन सर, हम लोगों ने अलग अलग फेस्टिवल जब भी सेलिब्रेट करे होंगे, या फिर अपने घर में शादी हुई होगी, चाहे हम किसी भी पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम लोग सर लाइट्स का जरूर यूज करते हैं, राइट। और सर जब वो लाइट जल रही होती है, तो कई बार क्या होता है कि ना बीच में लगता है कि लाइट बुझ गई है, तो ये घर के छोटे का काम होता है, खासकर आप में से जो छोटे भाई बहन है उनका काम होगा, अरे एक काम कर, देखियो देखियो वो जाकर ना झालर बुझ गई है, जल्दी जाके चेक करके आओ। अब वहां पे हम गए और चेक करने, तो हमने जैसे टच किया, अरे यार ये तो गर्म है। सबने कभी ना कभी वो गर्मी वाला फील लिया होगा। तो सर यहाँ पे हीट कितनी जनरेट होती है क्या आप जानते हैं? तो यहाँ पे सर आप किसी का भी एग्जाम्पल लो, झालर का एग्जाम्पल लो, बल्ब का एग्जाम्पल लो, कोई भी, तो गाइस जब भी आपका करंट फ्लो करता है तो वहां पे सर हीट भी जनरेट होती है। अच्छा अविनाश अकेले हैं तो फिर भाई बल्ले बल्ले है फिर तो, चलो वापस अब पिट्टी करेंगे अविनाश तुम्हारी। तो गाइस हीट किस लेवल की जनरेट होती है? तो बेटा इसके बारे में बताया था जूल्स ने। तो यहां पे आ जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अच्छा गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका जो क्वेश्चन था, ये आपका एसएससी जेई का पूछा है बेटा, ये एसएससी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन। अभी मैं 2 दिन पहले ये मैंने यूट्यूब पे भी कराई थी वाले सेम क्वेश्चन। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के हिसाब से क्या है कि हीट आपकी कितनी जनरेट होगी, ये कैसे पता लगेगा कि हीट तो बेटा प्रोड्यूस होगी जब करंट फ्लो करेगा, लेकिन किस लेवल की? तो ये डिपेंड करेगा कि आपका सर यहाँ पर करंट कितना है, राइट सर, वहां पर रेजिस्टेंस कितना है, और कितने समय के लिए सर वहां पे करंट फ्लो कर रहा था, यानी कि आई स्क्वायर आर टी। यहां से सर बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एएलपी में पूछा गया है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से सर आपका जो लिंक था वो एसएससी जेई में पूछा गया था। तो एएलपी आरपीएफ यहाँ पे सीपीओ डीडब्ल्यूएसबी सभी लोग प्लीज लिंक कर लेना, ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे अच्छा शोम कह रहे हैं अकेले तो सबसे ज्यादा करना पड़ता है, ओके। तो गाइस ये देखिए, तो जब भी कभी कोई करंट फ्लो कर रहा होगा, देख रहे हैं ये था, देखो यहाँ पे जब भी करंट कोई फ्लो कर रहा होगा, देख रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो यहाँ पे सर स्विच ऑन करते ही इसमें कुछ ना कुछ करंट आएगा, और वो करंट कितना आएगा?
तो करंट आएगा सर H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जहां पे आई आपका करंट हो गया, आर रेजिस्टेंस है, टी आपका टाइम हो गया, H की बात करिए हीट हो गई। और इलेक्ट्रिक पावर का जो सर रिलेशन है, पावर बराबर आई स्क्वायर आर, जहां पे आई आपका करंट है, आर रेजिस्टेंस है, या फिर वी आई ये आपका वोल्टेज हो गया, इधर आपका करंट है, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो ये रिलेशन है आपके ये वाले। तो गाइज यहां तक हमको इतनी चीजें तो समझ में आई। अब सर ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए भेज दूंगा, प्लीज इन क्वेश्चंस को लगा लेना। अब आते हैं सर्किट्स पे। सर्किट्स बेटा यहाँ पर नाम नहीं भी लेंगे तो भी वो इंक्लूडेड है। देखा, अच्छा एक बात बता दूं मैं सब लोगों को, आप में से जो टेक्नीशियन वाले हैं, बेटा अभी तक क्या होता था कि टेक्नीशियन में ना एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर कंबाइंड होता था, जो कि 2018 में हुआ था। तो गाइस जब भी मैं एएलपी का नाम लूं तो समझ जाओ वो टेक्नीशियन ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्लूडेड हो गया, क्योंकि 2018 का अगर आप लोगों ने पेपर देखा वो एएलपी और टेक्नीशियन का कंबाइंड पेपर था। दैट मींस अगर वो एएलपी में आया है तो वो टेक्नीशियन में भी आया ही आया है। इस बार टेक्नीशियन का पेपर अलग हो रहा है, तो आप लोग जो टेक्नीशियन वाले हैं प्लीज ये दिमाग में रख लेना, जहां पर भी एएलपी बोलूं दैट मींस मैं टेक्नीशियन को ऑटोमेटिकली इंक्लूड करके चल रहा हूं। खैर वापस आता हूं। और हाँ, ग्रुप डी वाली चीज के लिए और बता दूं, ये ना हमको लगता है कि ग्रुप डी का जो पेपर है वो तो 4th क्लास वालों के लिए है। वैसे हम लोगों का कोई बैच नहीं है ग्रुप डी वाला, बट फिर भी आपको बता दूं, आप लोगों में से जो ग्रुप डी का फॉर्म अगर भरे हैं तो बेटा ग्रुप डी का लेवल आप एएलपी के बराबर ही मान के चलना। हमारे दिमाग में अगर सेट है अगर ग्रुप डी सही तो 4th क्लास वाली नौकरी है। गाइस प्लीज ऐसे मत सोचना, क्योंकि सर एएलपी का ग्रुप डी का लेवल मैं आपको जरा समझा दूं। सर मेरे 2018 वाले बैच के जो स्टूडेंट्स थे, तो उन स्टूडेंट्स में बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सर ग्रुप डी क्वालीफाई नहीं हो पाया था और एएलपी क्वालीफाई हो गया था। और ये मैं बहुत सीरियस मोड पे बता रहा हूँ आपको, ये मजाक वाले फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने शायद अभी पेपर दिया नहीं है। तो मेरे जो कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स हैं 2018 वाले बैच में, सर उन्होंने ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा था, और उस टाइम पे आपको पता होगा सर ग्रुप डी और एएलपी की दोनों की वैकेंसी साथ में निकली थी। बहुत से बच्चे ऐसे थे सर कि ग्रुप डी का पेपर नहीं निकल रहा लेकिन एएलपी का पेपर निकल गया। सो सर प्लीज उसे हल्के में मत लेना, इसलिए मैं कह रहा हूँ एएलपी का लेवल मान के चलना। और सेम चीज एनटीपीसी, इट्स नॉट आई, इट्स ट्रू, मैं ट्रू फैक्ट बता रहा हूँ बेटा, ऐसे ही था। चलो, सो ग्रुप डी बेटा 2018 में आया था, जिस टाइम पे अपना एएलपी का पेपर हुआ था ना, उसी टाइम पे ग्रुप डी की वैकेंसी एक साथ ही निकली थी, तो दोनों का पेपर हुआ था सेम ईयर में। चलो मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पर, नॉट टॉकिंग अबाउट सर्किट्स। अब देखिए सर्किट्स वाले पार्ट पर अब आते हैं। सो सर्किट्स में जरा समझना बेटा, सर्किट्स में अब दो चीजें हैं। क्या हो सकता है आपके जो रेजिस्टेंसेस हैं ये सर एक साथ हो, या हो सकता है सर ये एक दूसरे के पैरेलल हो, राइट। तो ये दोनों सर, ये अंतर कैसे पता लगेगा, आइए मैं इसके बारे में जरा समझाता हूं। सो गाइस जरा समझते हैं। तो सबसे पहले मैं सर्किट की बात करूं, सर्किट के अंदर क्या क्या आता है। तो देखिए ये आपके सामने सर्किट मौजूद है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो सर ये बल्ब लगा हुआ है। बल्ब का मतलब क्या हुआ गाइस, बल्ब का मतलब मैं यहां पर बात कर रहा हूं लोड की, यानी बल्ब आपका हो गया लोड, ठीक है गाइस। इसके अलावा सर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मौजूद है बैटरी। बैटरी जो क्या करेगी, सब पावर को सप्लाई करेगी। अगर मैं यहाँ पे सर आर की बात करूं, सर आपका रेजिस्टेंस हो गया। इधर ये आपकी क्या है सर, ये की मौजूद है, एक तरह से स्विच की बात कर सकते हैं। तो इसमें एनर्जी का सोर्स होगा जो कि बैटरी है, एक या एक से ज्यादा लोड हो सकता है। सर ये आपके वायर हो गए, जिससे आपका क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, राइट। अब यहाँ पे सर इन सब की डेफिनेशन देना जरूरी नहीं है, ये हम सबको पता है इन सब के बारे में। अब सर स्विच हो गया, अब आते हैं सर सबसे पहले श्रेणी या फिर सीरीज का जो सर्किट है, इसमें क्या होता है। देखिए जो सीरीज का सर्किट है इसको जरा बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो सीरीज में लगा हुआ है गाइस, इसमें क्या होगा, इसको रेजिस्टेंस को मान लो R1, इसको मान लो R2, इसको मान लो R3। तो बेटा यहां से जितना करंट गया उतना यहां जाएगा, उतना यहां जाएगा और उतना यहां जाएगा। यानी कि जब भी सीरीज में कनेक्शन होता है, यानी कि मैं श्रेणी की बात करूं, श्रेणी परिपथ में बेटा आपका जो करंट है वो हमेशा सेम रहता है, यानी विद्युत धारा सर आपकी सेम रहेगी। और इस वाले केस में यहां पर आप रेजिस्टेंस को डायरेक्टली जोड़ देंगे। क्या कि यहां पर अगर रेजिस्टेंस निकाला तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सिंपल है R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी डिटेल में और बताऊंगा इसको। सिमिलरली अगर पैरेलल में है तो पैरेलल वाले केस में क्या होता है गुरुजी, पैरेलल वाले केस में यहां पर देखना, पैरेलल वाले केस में क्या होता है बेटा, करंट यहां से गया I, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2। यानी कि सर यहाँ पे जो करंट है वो सर बदल जाता है, यहाँ पे करंट आपका सेम नहीं रहता, करंट में बदलाव आएगा। लेकिन हाँ इसमें क्या होगा, इसमें आपके जो वोल्टेज हैं सर वो सेम रहते हैं, जबकि यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग है। यहाँ पर क्या होता है, इस वाले केस में बेटा करंट सेम रहता है। तो याद रखना सर जो सीरीज होगा उसमें करंट सेम रहेगा, और जो पैरेलल है उसमें बेटा वोल्टेज सेम रहेगा। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस में से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीरीज है। अब सीरीज सर्किट का घाटा क्या है, मैं आपको घाटा समझाता हूँ। तो देखो ये सीरीज कहाँ पे देखने को मिलता है,
मैं अभी आपको झालर का एग्जांपल ले रहा था, अभी बता रहा हूँ ये कैसे है और क्यों है। सो अपने घर में सर अपने जो झालर लगी हुई है, झालर में कई बार हम लोग जैसे मान लो पिछले साल दिवाली पे जलाई थी, अब इस बार आप जलाएंगे तो क्या होगा, अगर एक भी बल्ब फ्यूज है, एक भी बल्ब फ्यूज है, तो सर बाकी पूरी की पूरी लाइन जलती नहीं है, होता है ना। यानी कि सर अगर मैं सीरीज की बात करूं जिसमें एक डायरेक्टली कनेक्शन है, तो अगर ये लोड सर खराब है तो बाकी कनेक्शन भी फिर बंद हो जाएंगे, राइट। तो दिवाली की लाइट्स हो गई, क्रिसमस वाली लाइट्स हो गई, वोल्टेज डिवाइडर हो गए, यहां पे सर ये इश्यू है कि यहां पे सर अगर एक भी आपका पर्टिकुलर लोड खराब है तो बाकी जगह काम नहीं करेगा। ये आपका सीरीज का एग्जांपल है। स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल सही कह रहे हो संतोष। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 रेजिस्टेंस को सीधे जोड़ दोगे, जो अभी मैंने आपको दिखाया। सिमिलरली बेटा दोनों ही सेम ही लेवल पे रहेंगे कुलविंदर, दोनों ही सेम। क्यों? क्योंकि इसलिए बेटा, क्योंकि ना यहाँ पे देखो करंट की जो सप्लाई है, शिवांगी और एक और बच्चे ने पूछा था बेटा जब यहाँ पे करंट की सप्लाई हो रही है तो बेटा इसी के थ्रू हो रही है। अब इसके थ्रू हो रही है सर, यही खराब हो गया तो यहाँ से आगे करंट पास ही नहीं करेगा, और जब आगे करंट पास नहीं करेगा तो सर यहाँ पर क्या होगा, सर वहां पे बाकी सारे के सारे जलना बंद कर जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप में से जो लड़के हैं खासकर, और कुछ फीमेल्स होंगी, मैं फीमेल्स का इसलिए जानता हूँ क्योंकि जब मैं अपने घर की बात कर लूँ तो जो सिस्टर लोग होती है ना, तो दे आर लाइक अरे करंट लग सकता है, तो घर वाले भी हैं तू कर ले भाई, तो मतलब लड़कियों को थोड़ा सा जाना, वो देवी मैया है तो उनसे काम थोड़ा कम करवाएंगे। सो पता नहीं हमारे रीजन में थोड़ा सा ऐसा है, आगरा वाली तरफ आप लोगों में से अगर जो भी लड़कियां हैं, अगर आप लोगों ने एक करंट वाला काम किया है तो उनको जरा बता दूं कि सर कई बार क्या हुआ होगा, जब वो बल्ब फ्यूज हो गया तो आपने क्या किया होगा, उस फ्यूज बल्ब को निकाला होगा, वहां पे तार को ऐसे जोड़ दिया होगा, फिर वहां पे टेप मार दिया होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर गया होगा, राइट। सो बेसिकली आप लोगों में से जितने भी लोगों ने ये काम किया उसमें क्या किया आपने, सर वो जो लोड खराब हुआ उसको निकाला, करंट को सर वहां पे फिर से पूरे में फ्लो कराने के लिए आपने वहां पे टेपिंग कर दी और वापस से करंट फ्लो करने लग गया। यानी कि सर वो आपका सीरीज वाला लॉजिक था। यहीं पे अगर मैं आगे बढ़ूं, यहीं पे अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल कहां देखने को मिलता है, पैरेलल को सर देखने को मिलता है अपने घर में। अब यहाँ पे सर देखो, अगर मैं अपने घरों की बात करूं तो हमारे घर में जो कनेक्शन है, हमारे घर में बेटा बल्ब फ्यूज होता है, तो क्या सब जगह बल्ब फ्यूज हो जाते हैं? नहीं। अपने घर में अगर बल्ब फ्यूज हुआ है तो सर एक बल्ब जहां पे फ्यूज है उसको निकाल के दूसरा लगा दोगे, तब तक पूरे घर की लाइट काम करती रहेगी, राइट। दैट मीन्स कि हमारे घर में जो लाइट होती है, ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है, दैट मीन्स अपने घरों में जो लाइट होती है सर वो कौन सी है, तो पैरेलल में, राइट। सो रमिलाश बेटा, टंडन साहब एक बार ना अपना मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं देखता हूँ, मैंने आपका मैसेज देखा नहीं कि आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं कि नहीं, मैंने पूरा पार्ट आपका देखा नहीं एक्जैक्टली क्या इशू है। एक बार मुझे मेल या फिर टेलीग्राम पे डाल देना मैसेज, मैं देखता हूँ। तो प्लीज सभी लोग याद रखना, पैरेलल सर्किट का एग्जांपल हो गया अपने घर की लाइट्स, तो एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, होम लाइट्स, इसमें सर हम लोग यूज करते हैं पैरेलल सर्किट। तो सर ये ऑलमोस्ट डन है। तो अब सर मैं आपको ना कल बेसिकली बस आपको दो चीजें मुझे समझानी है। एक तो सर ये आपका फ्यूज वाला पार्ट क्या है, तो कल मैं आपको ये फ्यूज के बारे में बताऊंगा। फ्यूज के अलावा मुझे दो चीजें और बतानी है आपको। फ्यूज के अलावा एक पार्ट हो गया कि सर ये जो आपके ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर क्या काम करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर, फ्यूज और सर साथ में एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, ये कौन करता है। तो ये तीन चीजें हमारी पेंडिंग है, ये चीज मैं कल बताऊंगा। एंड सर आज भी हमारा मैग्नेटिज्म नहीं हो पाया, तो कल मैं आपको ये तीन चीज प्लस मैग्नेटिज्म ये मैं आपको कल कराऊंगा, राइट गाइस। तो कल हम लोग इस वाले पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो अब सर आ चुके हैं रीजनिंग वाले सर, तो रीजनिंग वाले सर की क्लास है। राधिका पूछ रहे थे बायो कब से होगी, तो जो बच्चे मुझसे बायो नहीं पढ़े हैं, पहले हमारी केमिस्ट्री खत्म होगी, उसके बाद हम लोग फिर बायो के साथ जाएंगे, ठीक है। सो ऑलरेडी इट्स 4 मिनट्स एक्स्ट्रा, सर आ चुके हैं तो आई नीड टू गो। चलो सर फिर अच्छे से ख्याल रखो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर। और कोई भी डाउट आए सब सारे के सारे डाउट्स प्लीज पूछते रहना, ठीक है, शर्माना मत, मेल आईडी आपके पास है, प्लीज पूछिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।